हेलो, कैसे हो मेरे प्यारे बच्चों। तो आज हम लोग बेटा कक्षा 12 केमिस्ट्री के 25 क्वेश्चनों को पढ़ेंगे और ये 25 बहुविकल्पीय प्रश्न विगत 5 वर्षों के मॉडल पेपर का एक सटीक प्रश्न है जो कई बार लगातार पुटअप हुआ है और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसलिए एक से लेकर अंत तक सारे प्रश्नों को विधिवत पढ़ना और एट लास्ट में हम लोग कुछ एक दो क्वेश्चन होमवर्क भी लेंगे और इन सारे प्रश्नों को एक जगह ना कॉपी कलम लेकर बैठना और उतारते रहना। हो सकता है कि तुम्हारे अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की लड़ी में से 5 क्वेश्चन इसी में से तुम्हारे बोर्ड में आ जाए, तो इसलिए किसी भी क्वेश्चन को हल्के में मत लेना। मैंने पहले ही बताया ना कि सारे क्वेश्चन तुम्हारे बोर्ड एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है, क्योंकि 5 सालों के प्रश्नों का एक महत्वपूर्ण प्रश्नों का एक ग्रुप है। चलो तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है बेटा कि 3 ग्राम एसिटिक अम्ल के 80 ग्राम बेंजीन में विलीन है। जरा दिमाग में दौड़ाओ अपने क्या कि क्वेश्चन वाले ने क्या कहा कि 3 ग्राम एसिटिक अम्ल को 80 ग्राम बेंजीन में विलीन किया गया है, तब विलेन की मोललता क्या है। देखो हम लोग यहां सॉल्व कर रहे हैं इस प्रश्न को, ध्यान से एकदम देखना कि इसका आंसर कितना आएगा मेरे भैया। देखो बेटा, यानी कोई एक क्वेश्चन है कि 30 ग्राम एसिटिक एसिड को 80 ग्राम बेंजीन में डिसॉल्व किया गया है, तो उस सॉल्यूशन की मोललिटी फाइंड कीजिए, यानी मोललता निकालना है। देखो बेटा, इसमें जो तुम्हारा सोलूट है वो एसिटिक अम्ल है और मोललता निकालने का फार्मूला होता है यम बराबर डब्ल्यू गुणे 1000 बटे कितना, यहां यम और गुणे कैपिटल लेटर डब्ल्यू। ये मेरा जो स्मॉल लेटर डब्ल्यू है ये सोलूट का अमाउंट है, यानी विलेय का भार है, और विलेय तुम्हारा कितना है 3 ग्राम गुणे कितना बेटा 1000 बटे एसिटिक अम्ल का मॉलिक्यूलर मास यानी अणुभार होता है। देख लो यहां मैं निकालना बता रहा हूं। एसिटिक अम्ल का सूत्र होता है CH3COOH। सी का मतलब हो गया 12, 12 12 24, 24 16, 24 16 कितना 40, 40 4 ये 3 और 1 44, 44 तो 16 60, यानी कितना हो गया 60। और कितना ग्राम कैपिटल लेटर कितना है 80। अगर मैं एक जीरो से एक जीरो काट दूं, एक जीरो से एक जीरो काट दूं, 3 1 कम 3 3 दूनी 6 और 8 दूनी कितना हो गया 10 बटे 16। दशमलव लगा दो 100 हो जाएगा, 16 पंचे 80, 16 छक 96, यानी 0.625 कहाँ गया ये मेरे भैया, तो ये इसका आंसर है 0.625 मोल प्रति लीटर। तो आ गया समझ में, आ गया समझ में। तो चलो अगले पर चलते हैं। अगला क्या है, देखो कोई भी क्वेश्चन को तुम हल्के मत लेना, प्रत्येक क्वेश्चन का 1 नंबर ये तुम्हें मालूम है ना। और एक एक नंबर कैसे हम कलेक्ट करते हैं भी जानना। 3 घंटे में मुझे 70 मार्क्स करने हैं। प्रयास ये करना कि 70 में 70 कैसे मिले, कोई भी कहीं भी गलत होने के चांस ना रहे। कह रहा है कि फर्स्ट ऑर्डर का कोई रिएक्शन है जिसका रेट कांस्टेंट इतना है। कोई एक प्रथम कोट की अभिक्रिया है, तो प्रथम कोट की अभिक्रिया के लिए एक सूत्र होता है K बराबर 0.693 बटे टी हाफ। बात समझ में आई। ये मेरा अर्धायुकाल है और मुझे निकालना क्या है, अर्धायुकाल निकालना। तो इसको इधर फेंक दो, तो यानी अगर इधर को हम इधर नहीं फेंके, अगर भैया मेरे इसको इधर फेंक दिए, यहाँ का हो गया, यहाँ टी हाफ हो गया, तो इधर बेटा कितना हो जाएगा, इधर मेरे लल्लू हो जाएगा क्या, इधर हो जाएगा के। बात समझ में आई, के हो जाएगा, क्या हो जाएगा के। और अगर यहाँ हो जाएगा के, तो के का मान तो तुम्हारा गांव जानता है, क्या जानता है कि 2 गुणे 10 की घात -3, तो 0.693 बटे 2 गुणे 10 की घात -3 कर दो। बात समझ में आई। ए भैया अगर मैं इस 10 की घात 3 को ऊपर ले जाऊं, तो ये 0.693 बटे 2 और गुणे 10 की घात प्लस हो जाएगा। और इधर ध्यान दो, 1 2 3 अंक पर दशमलव उड़ाओ, 10 की घात 3 और खत्म हो गई। बात समझ में आई, बात समझ में आई कि नहीं। तो काटो इसको, 2 तिहाई 6, फिर 2 चौक 8, फिर ये कितना 2 एकम
नहीं, यहाँ 13 हो गया। अरे भाई ये 9 था, 13 हो गया। 2 छंग 12, 1 13, 10.2 पंचे 10, यानी बेटा हो गया 346.5। देखो कहीं है 346, या 2 अंक इसको इधर ला दोगे तो हो जाएगा 3.465। 3.465 गुणे कितना दशमलव का अंक किसका है, 1 2 का अंक किसका है, 1 2, तो इसका मतलब 10 की घात माइनस, अच्छा जैसे तुम बोल रहे हो, हाँ यानी 10 की घात -5 हो जा रहे। गधे पीछे 5 गिनती लिखी है, पागल कहीं का। ये देख यहाँ, वही तो मैं कहता हूँ ना, बस हाँ सही है, बोलो ना, एकदम चुपचाप मार बैठे रहो। यानी ये कह रहा है लड़का ना कि यहाँ 5 घात लगा दो। अरे 5 ये गिनती देख के पकड़ रहा बेटा, दशमलव को 1 अंक 2 अंक खिसकाए तो 2 ही अंक तो जाएगा, कहा 3 अंक। मैंने कहा ना तू बोलना पागल हो गया है। तो यहाँ 10 की घात कितना हो गया, -2। यानी अब देखो जहां आंसर हो रहा हो 3.465 गुणे 10 की घात -2, कहा ए ये है। इसका मतलब बेटा कौन सा सही है, लास्ट वाला। समझ में आ गया, आ गया, चलो वेरी गुड। अब इसके बाद हम लोग इस क्वेश्चन पर आते हैं। डीएनए में क्षारक अवेलेबल नहीं है, तो ये पता होना चाहिए कि डीएनए में बेटा जो 4 बेस होते हैं वो तुम्हारा एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थाइमिन होते हैं। एडेनिन, ग्वानिन, एजीसीटी, 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 तो एजीसीटी में एजीसीटी, हाँ क्या है, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थाइमिन। तो इसमें और कौन है, एडेनिन वेरी गुड, गुआनिन बहुत अच्छा भैया तुम भी हो, ठीक है, साइटोसिन तुमको तो रहना ही चाहिए। यह यूरोसिल कहा गया, यहाँ तो थाइमिन होना था, ये भाग गया। अच्छा ये आरएनए वाला आ गया, नहीं 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 नहीं, तुम यहाँ नहीं हो सकते, भाग जाओ यहाँ से। इसका मतलब उपस्थित नहीं होता, क्या उपस्थित नहीं होता, यूरेसिल, ये आरएनए में होता है बेटा। तो बात समझ में आई, तो इसमें ये हो गया, इसमें यानी यूरेसिल सही हो गया। तो अब हम आगे अपने चौथे विकल्प पर जाते हैं, और यहां मिला है 10% द्रव्यमान प्रतिशत वाले ग्लूकोज के 200 ग्राम विलयन में ग्लूकोज की मात्रा। अगर तुम्हें याद होगा कि एक दिन तुमको एक चैप्टर पढ़ने को मिला था, उस चैप्टर का नाम था सॉल्यूशन यानी विलयन। उस विलयन के जैसे ही तुम 2-4 कड़ी आगे खिसके थे, तुम्हें सर जी ने बताया था बेटा एक प्रश्न होता है द्रव्यमान प्रतिशत। तुमने क्या कहा था कि सर प्रतिशत, द्रव्यमान प्रतिशत बराबर क्या होगा, W बाई कैपिटल लेटर W। अच्छा तो द्रव्यमान प्रतिशत कितना दे रहा है, 10% दे रहा है। W निकालना है और कैपिटल लेटर W कितना दे रहा है, ये तो सर आफत है। फिर से एक बार, मुझे तो आप गलत बता रहे। 10% द्रव्यमान प्रतिशत वाले ग्लूकोज के 200 ग्राम विलयन में ग्लूकोज की मात्रा कितने ग्राम है, ग्लूकोज की मात्रा, यानी ये पूछ रहा है ग्लूकोज की मात्रा, तो ये अमाउंट ऑफ ग्लूकोज हो गया, और फिर तो ये W हो गया बटे कै ग्राम, ये मिला 200 ग्राम, गुणे कितना 100, बराबर कै प्रतिशत आया है, 10%। 2 0 से 2 0 स्वाहा, 2 उधर में 2 क्या हो जाएगा, W बराबर 2 10 यानी 2 दहम्मा 20, यानी कहाँ देखो 20 ग्राम, ये देखो 20.0 यानी वही 20 ग्राम बेटा, ये यही मेरा आंसर सही है। यानी फार्मूला होता है W बाई कैपिटल लेटर W इंटू 100 इज इक्वल टू मास परसेंटेज। हाँ चलो कोई बात नहीं। लास्ट में अगला क्वेश्चन नंबर 5 देखो क्या है इस तरीके से। तो अभी क्वेश्चन नंबर 5 पे चल रहे हैं। खाद्य पदार्थों के पैकेट में, अरे खाद्य माने जो खाया जाता है, जैसे चिप्स, कुरकुरे, मुरमुरे, क्या क्या क्या, नमकीन, डट डट डट, इन सब चीजों के पैकेट में कौन सी गैस भरी जाती, जो गैस ऑक्सीजन न घुसने दे, अर्थात इनर्ट वातावरण उत्पन्न करे, अर्थात कौन सी गैस, नाइट्रोजन पैकेट में भरी जाएगी। कहाँ है, हाइड्रोजन नहीं, O2 और सड़ावे है, कहा O2 डाल देंगे, O2 नहीं, और फ्लोरीन कहाँ पकड़ के लाया है कुंटल, नहीं कतई नहीं। कौन सी गैस होगी, नाइट्रोजन। यानी खाद्य पदार्थों के पैकेटों में कौन सी गैस भरी जाती है, नाइट्रोजन। वेरी गुड बेटा,
और एक क्वेश्चन आ गया, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत साल आया है, बहुत साल आया है। शुद्ध जल की मोलरता है। अरे भैया, शुद्ध जल की मोलरता, शुद्ध जल को हम 1 ग्राम मान लेते हैं, गुणे का लिख देते हैं 1000। शाबाश मेरे भैया। मोलरता का फार्मूला होता है, मोलरता का फार्मूला होता है का W बटे क्या, मोलरिटी की फार्मूला होता है W इंटू 1000 अपान M इंटू कैपिटल लेटर V, यानी वही V मोलरिटी है, मोलरिटी है। तो ये W कितने ग्राम्स थे, हाउ मेनी ग्राम्स और व्हाट, तो 1 ग्राम्स कितना बेटा इंटू 1000, और अपान कितना एम, इसका मॉलिक्यूलर मसवा कितना है, अणुभार, जल का अणुभार। अरे जल का अणुभार निकाल लो, जल का होता है H का H2 का 2, O का 16, 16 2 कितना हो गया 18, और इंटू भी कितना हो गया, भैया नहीं है 1 लीटर, खत्म कहानी। 1 लीटर माने स्वाहा, कुछ नहीं। 1000 को 18 से भाग दो, 1000 को 18 पंचे 90, 18 पंचे 90। न पहाड़ा याद हो तो कल जाओ पहली नाम लिखाओ, पहाड़ा याद करो। 18 पंचे 90, 10 बचा फिर 100, 18 पंचे 90, यानी फिर 55.5, 5 कहाँ है भैया, ये देखो। तो इस तरीके से ये हमारे बोर्ड में 6 क्वेश्चन जो आने वाले थे उन 6 को लगाए। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं, पहले इतने का स्क्रीनशॉट। अब हम लोग बेटा क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे, और क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है ना कि प्रथम कोट की अभिक्रिया के लिए, यानी फर्स्ट ऑर्डर के रिएक्शन के लिए वेग स्थिरांक का मात्रक निकाली, यानी रेट कांस्टेंट की यूनिट निकालना, मात्रक निकालना। तो मैं आज ना मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे भैया, आज मैं तुम लोगों को एक ऐसा फार्मूला बताऊंगा कि जो किसी अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक की यूनिट निकाल देगा। बस केवल याद रखना और n की वैल्यू पुटअप करना सीखना। देखो फार्मूला होता है मोल की पावर 1 माइनस n, लीटर की पावर n माइनस 1, और सेकंड की पावर कितना होगा -1। बात समझ में आई, आ गई समझ में ना, सेकंड की पावर कितना -1, ये याद रखना। अब n जो है वो अभिक्रिया की ऑर्डर है, यानी कोटि है, n अभिक्रिया की कोटि है। देखो अभिक्रिया की कोट किसकी कह रहा है, प्रथम कोट। इसका मतलब n जगह क्या लिखोगे, 1 मेरे भाई। चलो भी रहने दो, मैं इसको यही रहने दो। यहाँ n की मोल की पावर तब क्या हो जाएगी, 1 माइनस 1, यानी n का मतलब कोट यानी 0, लीटर का मतलब भी 1 माइनस 1 यानी 0, और सेकंड तो वही है। तो इसका मतलब किसी चीज की घात 0 का मतलब 1, इसका भी मतलब 1, इसका मतलब सेकंड की पावर क्या बचेगा, केवल -1। कहाँ है भैया, ये है, यानी मेरे भाई क्या होगा, यहाँ होगा क्या कि अभिक्रिया की प्रथम कोट के लिए वेग स्थिरांक का मात्रक होगा प्रति सेकंड, क्या होगा, प्रति सेकंड। समझ में आया, आ गया एकदम बढ़िया से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलो और चलते हैं, देखते हैं क्या लिखा है। NiCO का 4 में Ni की ऑक्सीडेशन नंबर, कभी कभी लिखा रहता आका संख्या, क्या लिखा रहता है, आका संख्या। ये ना समझ लेना वो जो कहता है ना मोबाइल में, वो मेरे आका में क्या करूं, वो सब कुछ नहीं। नहीं तो समझो ये सवाल तुम्हें आगे और बताएगा कि आगे तुम कैसे सॉल्व करो। हाँ तो बेटा ये CO का मतलब होता है कार्बन मोनोऑक्साइड, और कार्बन मोनोऑक्साइड एक गैस है, और कोई किसी एक यौगिक की ऑक्सीडेशन नंबर 0 होती है। इसका मतलब बेटा CO की ऑक्सीडेशन नंबर हो गई 0, Ni की हम लोग लिख देते हैं X, CO की हो गई 0, और 0 में कितने से गुणा कर देते हैं 4, बराबर हो गई 0। अच्छा तुम लोगों को लग रहा होगा कि सर एक काम करें, 4 0 40 हो गया ना। अरे भैया हाँ, कुछ लोग होंगे इतने दिमागदार, तो इसका मतलब x बराबर केवल क्या बचेगा 0, यानी Ni की ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएगी वैल्यू, यानी 0 कितना हो जाएगा 0 0 0। समझ में आ गया, समझ में आ गया, समझ में आ गया बढ़िया से। तो अब आगे चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। कह रहा है कि निम्न में से किस तत्व में अंतिम इलेक्ट्रॉन 4f उपकोष में भरेगा।
थोड़े पहलवान उनसे निपटेंगे, पके आम कम बिकेंगे। अच्छा, मतलब कि ये कह रहा है लेंथेनाइड और एक्टेनाइड। तो लेंथेनाइड और एक्टेनाइड श्रेणी को दो वर्गों में बांटा गया। कौन कौन सी बेटा? 4F और 5F श्रेणी का तत्व। तो सीने पर नदियां समाई प्रेम की यूं, मतलब ये सीईसेरियम वाला। देखो मैं तुमको बताया था कि 4F का एलिमेंट्स क्या कौन कौन है? सीसेरियम, सीने पर प्रोमेथियम, यानी इसी तरीके से। हाँ, और यूरेनियम जो तुम्हारा है 92 वाला, ये चला जाएगा बेटा किसमें? ये एक्टिनाइड में। और ये लेंथेनाइड, यही 4F श्रेणी का तत्व है। बात समझ में आई? तुमको पढ़ाया गया होगा कि 4F श्रेणी का तत्व कौन सा है। ट्रिक के लिए मैंने तुम्हें बताया था, वही बताया कि सीने पर नदियां प्रेम की शमाइयों गदगद तब दिल हुआ रे क्या क्या क्या। और ये वाला उनसे वाला माने नीचे, थोड़े पहलवान उनसे निपटेंगे, माने उनसे माने यूरेनियम, ये एक्टिनाइड है। तो 4F वाला कौन होगा? केवल सीरियम सही है। निम्नलिखित में से कौन सी धातु अम्ल से हाइड्रोजन गैस विस्थापित नहीं कर पाती? अरे तरीकी, ये कौन सा प्रश्न है? ये देखो, इधर देखो, कौन सी गैस ऐसी है? जिंक है जो हाइड्रोजन विस्थापित नहीं कर पाती, आयरन है, कॉपर है। तो इसका मतलब ये कैसे? यानी विद्युत रासायनिक श्रेणी में जिनका मानक अपचयन विभव यानी क्या होगा? रिडक्शन पोटेंशियल माइनस होगा, वो कभी भी हाइड्रोजन को, यानी वो हमेशा हाइड्रोजन को विस्थापित करेंगी। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन का जीरो होता है। क्योंकि जिनका मानक अपचयन विभव कम होता है वो हाइड्रोजन से ज्यादा क्रियाशील होती है, और जिनका मानक अपचयन विभव ज्यादा वो कम क्रियाशील। यानी कॉपर, तो कॉपर क्या हाइड्रोजन से क्रिया नहीं? अरे हाइड्रोजन से क्रिया नहीं करने का मतलब है, नहीं है, मतलब हाइड्रोजन गैस नहीं बाहर करेगा। ये कॉपर जो है बेटा, ये हाइड्रोजन से श्रेणी में नीचे रखा गया। जबकि लिख बेटा सर का नाम जी, एलमेन जेडन, जेडन सीआर फी, सर्दी कोई नहीं, ये एम जी तो आ ही गया। तो ये सारे ऊपर रखे गए हैं श्रेणी में, विद्युत रासायनिक श्रेणी में, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में। ये सारे एलिमेंट्स, जिंक हुआ, आयरन हुआ, ये एमजी, ये सब ऊपर है, ये कॉपर नीचे है। इसी कारण कॉपर कभी हाइड्रोजन गैस डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापित नहीं करेगा। बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन नेक्स्ट आया है भाई, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फिनॉल 0.2, कभी कभी कोई दवा लिखी देखते होगे, उसमें लिखा रहता है ना, उसमें लिखा रहता है दवा में, कभी किसी डॉक्टर के यहाँ बैठो 2-4 मिनट, या बायो वाले बच्चे होंगे वो दिमाग लगाए होंगे इस तरीके का प्रश्न, या सर उन्हें बताए होंगे बायो में क्या, कि अगर लिखा है बेटा -2, ऐसे कभी कभी दवा में लिखा रहता है ना 2%, तो इसको ये ना समझा करो कि जो इसका ओरिजिनल यूज है वही ये है, नहीं, इसके यूज यानी परसेंटेज से कुछ प्रॉपर्टियां चेंज हो जाती हैं। देखो यहाँ फिनॉल, नहीं तो कुछ लोग कहते थे सर फिनाइल तो इस काम आता है, तो ये इन सब का क्या नाम आ गया? नहीं, तो फिनाइल 0.2% अगर बेटा कभी आता है तो एंटीसेप्टिक के रूप में उसे लोग लिखा रहता है प्रतिरोधी, यानी ऐसा कुछ ना कहो, केवल एंटीसेप्टिक, वो हिंदी का इतना कठिन लैंग्वेज मैं नहीं जानता, एंटीसेप्टिक के रूप में उसका इस्तेमाल किया जाता है। 0.2 का एंटीसेप्टिक के रूप में। एक लाजवाब प्रश्न आया है कि संक्रमण तत्व 4D श्रेणी का तत्व है, संक्रमण तत्व 4D श्रेणी का तत्व है। तो देखो सबसे पहले हम लोग संक्रमण तत्व के बारे में ये देखें कि किस श्रेणी का तत्व है। दिमाग लगाओ, संक्रमण तत्व की 4D श्रेणी का तत्व कौन सा है? कौन सा है? यानी सबसे पहले देखो बेटा, जो 21 से शुरू होता है, 21 से, कहां से? जैसे मैं तुमको एकदम बताऊं कि पहला तो कुछ नहीं है, दूसरा ग्रुप मेरा जो है वो सेकेंड वाला 2 से लेकर के कहां तक? 10 तक, ये सेकेंड ग्रुप है। और जो थर्ड ग्रुप मेरा आता है वो 11 से लेकर लास्ट जो भी है, 11 से लेकर 18 तक जाता है। बात समझ में आई? और उसके बाद फोर्थ ग्रुप में जो आता है, मान लो हम लोग कैल्शियम और इसके बाद स्कैंडियम से लेकर स्कैंडियम, टाइटेनियम, बेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर, जिंक, गैलियम, ये 30 तक जो चलता है वो 3D श्रेणी है। और जो 4D श्रेणी है, इसका मतलब 4D श्रेणी मेरी 37 के बाद आएगी, यानी अब कहां से आएगी? तो इसका मतलब यही मेरा कौन सा? 47 सही है। कौन सा सही है? 47 सही है। देखो
जैसे ना, चलो ठीक है, ये 47 सही है। आगे हम लोग ना अगला एक देते हैं हेट्रोलेप्टिक। बेटा होमोलेप्टिक और हेट्रोलेप्टिक का मतलब होता है जब कोई कोऑर्डिनेट कंपाउंड हो, जैसे ये देखते हो ना ब्रैकेट में कोई बंधु कंपाउंड है, या फिर यहाँ CN क्या 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 कोऑर्डिनेट कंपाउंड होने में अगर से एक ही प्रकार के लिगेंड होंगे, ये जो अंदर होगा ना, जैसे यह केवल यहाँ NH3 है, केवल यहाँ CN है, तो ये होमोलेप्टिक है। लेकिन अगर किसी में अलग अलग टाइप के लिगेंड आ गए तो समझ लेना होमोलेप्टिक नहीं हो, हेट्रोलेप्टिक है। तो ये मेरा क्या है, ये मेरा हेट्रोलेप्टिक है, CONH3SO4। बात समझ में आ रही है? और अगर नहीं आएगी या कोई भी क्वेश्चन में तुम्हें कहीं कंफ्यूजन होगा, विदाउट हेजिटेशन कमेंट बॉक्स में लिख देना, तुम्हें उसका आंसर एडजस्ट मिलेगा। आरएनए अणु में उपस्थित शर्करा है। देखो आरएनए का नमूना बेटा है राइबोस, तो नमूना के अनुकूल राइबोस अगर कहीं मिल रहा हो तो टिक लगा दो। ये देखो राइबोस और माइनोस और ग्लूकोज का कोई महत्व कोई नहीं। गजब, देखो प्रश्न वाले भी तुमको बेवकूफ बनाते हैं, कह रहे कोई नहीं, इधर राइबोस दिए हैं और इधर कह रहे कोई नहीं। अरे गधे, राइबोस जब दे दिया तो कोई नहीं का जरूरत थी ना, तो इसका मतलब इसमें कौन सा सही है बेटा, राइबोस सही है। इस तरीके से इन 14 क्वेश्चनों तक एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। फिर तो बेटा अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे, और 15 में कह रहा है ना कि निम्न में से कौन सी विटामिन स्कर्वी रोग का उत्तरदायी है। जैसे ना मैंने एक सूत्र बताया था कि रथ पर एक टॉफी, या रथ से एक टॉफी जो भी है, या रेट था 1 किलो टॉफी का, जो भी तुम्हारे सूत्र दिमाग में है। तो विटामिन जैसे रे माने रेटिनॉल, विटामिन ए जो होती है उसका मुख्य कारक है रेटिनॉल, बी का थायमिन, वैसे ये विटामिन है, और सी जो है उसका मुख्य कारक, यानी उससे कौन सी रोग होती है, स्कर्वी। तो कौन सा विकल्प सही है, स्कर्वी। अगला है कि तत्व ABCD के मानक अपचयन विभव -2, यानी इनका रिडक्शन पोटेंशियल एलिमेंट ABCD रिडक्शन पोटेंशियली जीते ना +1.5 माइनस और ये प्लस। सबसे प्रबल आक्सी कारक क्या है। पहली बात तो इसका मैं ऑप्शन बताऊंगा ही, लेकिन मैं बताऊं इससे तुम्हें कई प्रश्न दिमाग में आएंगे। देखो जिनका मानक अपचयन विभव सबसे कम होगा, जिनका रिडक्शन पोटेंशियल सबसे कम होगा, उनकी क्रियाशीलता सबसे अधिक होगी। तो सबसे कम रिडक्शन पोटेंशियल किसका था, -2.9 का, यानी ये ए वाला सबसे अधिक क्रियाशील था, और जिसका मानक अपचयन विभव सबसे अधिक होगा वह सबसे कम क्रियाशील होगा। तो सबसे अधिक किसका है, ये दोनों तो माइनस में ही है, ये +0.5 है और ये +1.5, तो ये एक वाला ज्यादा है, मतलब कि ये मानक अपचयन विभव इसका सबसे ज्यादा, तो इसकी क्रियाशीलता सबसे कम। तो जिसकी यानी सबसे कम क्रियाशीलता किसकी, बी की। तो बेटा जिसकी क्रियाशीलता सबसे कम होती है उसका यानी वह सबसे प्रबल आक्सी कारक होता है। तो सबसे प्रबल आक्सी कारक कौन सा है, बी वाला। दिख रहा है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। एक चीज है कि ताप बढ़ाने पर अभिक्रिया के वेग पर क्या प्रभाव पड़ता है। अच्छा जनरली जानो, तुम एक काम कर रहे हो, तुम कहीं बैठे हो और कोई आदमी बिना तुम्हारे बताए तुम्हारी कुर्सी के नीचे आग जला दे, क्या होगा? अरे ठंडी में नहीं, गर्मी में जला दे तो क्या होगा, तुम क्या करोगे? तुम कहोगे अरे वाह कितनी बढ़िया, एकदम मौसम बहुत बढ़िया है, बैठ करके तब अगर ये कूद के भागोगे अभिक्रिया का रेट ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। इसका मतलब अगर कोई आदमी कहीं किसी अभिक्रिया में टेम्परेचर इंक्रीज कर देता है तो जो उनके मॉलिक्यूल्स होते हैं उनका रेट, उनका जो काइनेटिक एनर्जी है, वो काइनेटिक एनर्जी में से गतिज ऊर्जा वो बढ़ जाती है। और जब कोई आदमी भाग भाग के दौड़ दौड़ के रिएक्शन करेगा, टकराएगा, कूदेगा, तो ज्यादा रिएक्शन करेगा। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब अभिक्रिया का वेग बढ़ता है। कहा है भाई मेरे, ये है, तो अभिक्रिया का वेग क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। इसमें देखो आ रहा है समझ में
एक चीज कह रहा है MgCuNaAu की सक्रियता का सही क्रम, मतलब इनमें पहले तो ये दिमाग में लगाओ कि सबसे अधिक क्रियाशील कौन है। मैंने एक दिन कहा था विद्युत रासायनिक श्रेणी, आज भी ऊपर बताया कि बेटा लिख बेटा सर का नाम जी, यानी सबसे पहले यन्ने आ रहा है, नाम जी, ये देखो सबसे अधिक क्रियाशील यन्ने, फिर उससे कम क्रियाशील Mg, फिर अंत में ना कैसे क्या 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 होगा आओ बताएं, ये लास्ट में है। तो सबसे अधिक क्रियाशील सोडियम, उससे कम मैग्नीशियम, फिर कॉपर, गोल्ड, ये सही तो पहला ही है, हाँ ये पहला सही है बेटा। और दूसरा अच्छा ये कह रहा है ये कह रहा है उसको आरम को मीन्स गोल्ड को सबसे अधिक को है, गधा है का कुछ नहीं, ये प्रश्न बेवकूफ बना रहा है, ये नहीं होगा। ये दोनों कह रहा है तुमको पगलवा रहा है, ये भी नहीं होगा, कोई नहीं हो सब बेकार। देखो अगला है सुक्रोस एक है, पहले तो सुक्रोस का फार्मूला जानो, C12H2211 मतलब कि चीनी है, तो बेटा इसमें C12 है और इसको ना अगर हम लोग 6 से भाग दें, किसको, कार्बन परमाणुओं की संख्या को, सूत्र में दिए गए कार्बन परमाणुओं की संख्या को 6 से भाग दें, जितना आएगा उसी टाइप का सैकेराइड होगा। तो 6 एकम 6, 6 दूनी 12, कितना आया 2, इसका मतलब डाइसैकेराइड्स हो गई। ये देखो डाइसैकेराइड्स पे टिक लगा। अगला है कि प्रथम कोट की अभिक्रिया में वेग स्थिरांक K और T हाफ का संबंध, बेटा ये होगा T हाफ इक्वल टू 0.693 बटे K या K इक्वल टू 0.693 बटे T हाफ, यही सूत्र है ये इसका संबंध का। लेकिन मैं तुमको एक चीज और बता दूं, ये आया किससे है, ये आया है बेटा इस फार्मूले से, K इक्वल टू 2.303 अपान T लॉग यहाँ क्या, ये लॉग यहाँ क्या है, ये A अपान A माइनस x से, और x की मात्रा A/2 करके सॉल्व करोगे तो वही चीज आ जाएगी जो यहाँ आई थी, और तब t की जगह T हाफ हो जाएगा। मतलब ये मेरा पहला सही है, फार्मूला याद कर लो, T हाफ इक्वल टू 0.693 अपान K। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम आगे अगले क्वेश्चन पे मिलते हैं। तो अब हम लोग बेटा क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे, और इसमें है ना कि निम्न में से कौन सा अणुसंख्य गुणधर्म है। बेटा अणुसंख्य गुणधर्म का मतलब होता है एक ऐसा गुण जो विलेय के अणुओं की संख्या पर निर्भर करता है, और वो मेरा कौन सा होता है, परासरण दाब। कौन सा होता है, परासरण दाब, क्योंकि यही किसी के कारण एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है, तो इसलिए लगा देना परासरण दाब है जो अणुसंख्य गुणधर्म है। बाकी ना तो पृष्ठ तनाव है ना तो श्यानता है, सभी से कोई मतलब ही नहीं। अगला एक प्रश्न है ना कि 18 ग्राम ग्लूकोज को 100 ml जल में घोलने से मोलरता, देखो बेटा मोलरता का सूत्र होता है W गुणे 1000 बटे M गुणे V। तो इसमें जो ग्लूकोज का भार था वो 18 हो गया, गुणे कितना 1000 बटे ग्लूकोज का अणुभार होता है 180, सूत्र होता है C6CH12O6, यानी C6CH12O6, यही इसका सूत्र है। तो 180 गुणे आयतन 100, देखो 2 जीरो से 2 जीरो, इससे ये कट गया, 18 एकम 18, यानी अगर कहीं आ रहा होगा 1 मोल प्रति लीटर। ये देखो पहला वाला ऑप्शन सही है, बात समझ में आई। उसके बाद बेटा एक अगला क्वेश्चन है कि साधारण ताप पर सल्फर का अणुसूत्र बेटा S8 होता है। क्या होता है, ये रटने वाली चीज है, S8 होता है। और अब उसके बाद ना मेरे ये 2 क्वेश्चन होमवर्क हैं जिनका आंसर तुम लोग कमेंट बॉक्स में जरूर देना। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, हिंसबर्ग अभिकर्मक है और ल्यूकास अभिकर्मक है। तुम लोग यानी हिंसबर्ग अभिकर्मक किसे कहते हैं और ल्यूकास अभिकर्मक किसे कहते हैं, इन दोनों प्रश्नों का उत्तर कमेंट बॉक्स में देना क्या होता है। बाकी ये वीडियो अपने मित्रों तक भी पहुंचाना, हो सकता है इसी के माध्यम से या तुम्हारे माध्यम से उनका 6 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव सही हो जाए। तो बेटा अगर अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में नाइस जरूर लिखना, और लाइक सब्सक्राइब अगर नहीं किया होगी तो कर देना।